Hello, Assalamu alaikum students. Earlier we have talked about the differences between formal letter and informal letter, and then we have talked about the formats, different formats. अभी हम देखेंगे कि एक फॉर्मल जो लेटर है उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, एक प्रैक्टिकल फॉर्म में हम उनको देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, और फिर हमने ये देखना है कि एक फॉर्मल लेटर की जब हम बॉडी लिखते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को हम अपने माइंड में रखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देख लें कि यहाँ पर जो राइट साइड है आपके पास लेटर की, उसमें ये एक फॉर्मल लेटर है जो एक कंप्लेन लेटर है बेसिकली। सो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन या एक टाइटल या जिसके बारे में आप जो है वो लेटर लिखने जा रहे हैं, तो वो टाइटल राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल daily complaining against the school bus drivers for rash driving and overcrowding of buses causing risk to the lives of innocent school children। ये बेसिकली उसके बारे में है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल और वो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो रियल लाइफ में लेटर लिखते हुए आपने अपना एड्रेस वहाँ पर लिखना है, और एड्रेस से नीचे आपने क्या करना है, उस डेट को भी मेंशन करना है। एड्रेस लिखते हुए आपने अपना जो बताया पहले आपको, पिछले लेक्चर में आपको बताया कि वहाँ पे आपने स्ट्रीट नंबर और अपने टाउन का नेम वो आप लिख सकते हैं, और फिर सिटी को भी आप मेंशन वहाँ पर कर सकते हैं। और मॉडर्न में जो लेटर्स लिखे जाते हैं उसमें ज़्यादातर आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स कम यूज़ होते हैं। अगर आप करना चाहें तो पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमास, फुल स्टॉप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पंक्चुएशन मार्क्स अपना भी यूज़ करें तो देयर इज़ नो इशू। तो यहाँ पर, और इसको आप जो सेंडर्स एड्रेस है इसको आप लेफ्ट साइड पे भी, कि मॉडर्न में आपके पास जो फॉर्मेट है उसमें आप लेफ्ट साइड पे भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस है, ये आपको नज़र आ रहा है रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर एड्रेस के ऊपर भी आप अपना सेंडर्स एड्रेस आप लिख सकते हैं, और राइट साइड पे भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर्स में आम तौर पर आप क्या ऐड करते हो, सब्जेक्ट को ऐड करते हो, और उस सब्जेक्ट से जो आपका लेटर पढ़ने वाला है उसको पता चल जाता है कि ये जो लेटर है ये किस बारे में है। और यहाँ पे मैंने एडिटर के नाम पे ये लेटर कंप्लेन लेटर लिखा है, आप किसी भी अथॉरिटी के नेम पे आप इसको भेज सकते हैं, नाजिम, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, या जो आपके पास जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर रैश ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो आप कोई भी जो आपके पास अथॉरिटी है जो आपको लगता है कि ये अथॉरिटी आपके मसले को हल कर सकती है, तो आप उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडिटर को, द न्यूज़ लाहौर को, उसको मैंने एड्रेस किया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट वही आप लिखेंगे जो आपके उस जो क्वेश्चन से रिलेटेड है ऑब्वियसली। और जो भी इशू है, जैसे कि पहले हमने बात की, फूड एडल्ट्रेशन का इशू है, रैश ड्राइविंग का इशू है, वन व्हीलिंग का इशू है, आपके पास सैनिटरी कंडीशंस का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट आप उसके हिसाब से लिखेंगे। और उसके बाद डियर सर और मैडम आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसकी हमने जो ग्रीटिंग्स हैं उसकी हमने पहले बात कर ली। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जब भी आप एक बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर की है उसको, ये ऊपर वाले जो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करने के बाद आप सबसे पहले जो आपके पास पैराग्राफ है उसमें आपने क्या लिखना होता है। सबसे पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपने जो आपने लिखना होता है वो लिखना होता है, रीज़न को लिखना होता है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द मेन इशू कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, रीज़न आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उस फर्स्ट लेटर में, क्योंकि आमतौर पे अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे और आप लेटर लिखते हुए ये देखेंगे कि मैं टू द पॉइंट नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आपका लेटर किसी भी जगह पर ना पहुंचे और उसको क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, या आपके आपके लेटर अगर टू द पॉइंट नहीं होता और मेन इशू या मेन रीज़न की वो बात नहीं करता कि वह लेटर क्यों लिखा जा रहा है, तो हो सकता है कि उस लेटर को उस तरह से एंटरटेन ना किया जाए। आपका इशू इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन उसकी जो एंटरटेन है वो ना किया जा सके। इसी वजह से जब भी आप लेटर लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने
proper reason को mention करना होता है कि why you are writing that letter. Okay, so through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the grave issue of rash driving being done by school bus drivers that pose a threat to the lives of innocent school children and trespassers. So अब ये देखिए कि इन लाइंस में एक प्रॉपर रीजन मेंशन कर दी गई है कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, इस लेटर का मेन इशू क्या है, और इस इशू को ब्रीफ वर्ड्स में प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया है कि उसमें इशू रैश ड्राइविंग का है जो आम तौर पे स्कूल बस ड्राइवर्स करते हैं, जिससे ना सिर्फ इनोसेंट स्कूल चिल्ड्रन की लाइफ जो है वो उसको थ्रेट है, बल्कि जो आम तौर पर राहगीर हैं, जो लोग रोड से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी मसला है. तो आपने एक रीज़न को अपने लेटर की फर्स्ट जो आपके पास पैराग्राफ है उसमें आपने मेंशन कर दिया है. तो कोई भी जो लेटर आप लिखेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड, कंप्लेंट से रिलेटेड, उसमें आपने ये फॉर्मल लेटर जब भी आप लिख रहे हो तो आप से ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पे एक प्रॉपर रीज़न आपने मेंशन कर देनी है कि व्हाई यू आर राइटिंग दैट दैट लेटर. ओके, तो इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट आपने उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने बात करनी है. और उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ है आपका, वहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है. फर्दर आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन प्रॉब्लम. ओके, सो अब एक्सप्लेन प्रॉब्लम में क्या है कि वो हो क्या रहा है, बेसिकली उस इशू में क्या हो रहा है, वो इशू की आप रीजंस भी लिख सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से इशू हो रहा है. और दूसरा ये है कि उस प्रॉब्लम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो है क्या. ओके, तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो ये विल दैट वुड बी फर्दर क्लियर. इसमें आप कॉजेज और इफेक्ट्स दोनों को मेंशन कर सकते हैं कि जब आप एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम को, तो जब भी आप प्रॉब्लम कोई है तो उसकी कोई रीजंस हैं, और उसके रीजंस हैं तो उसके इफेक्ट्स भी हैं. इफेक्ट्स क्या हैं कि ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम किसी न किसी पर्सन, किसी न किसी प्रॉपर्टी, किसी न किसी रोड, किसी न किसी जगह को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपने उसके इफेक्ट्स भी लिखने और रीजंस भी लिखने हैं. सो ड्राइविंग अ zigzag in a zigzag manner on a packed roads, crossing speed limits, not following traffic lights has become very common. Okay, so this is what कि आम तौर पे रैश ड्राइविंग हो रही है, तो उस रैश ड्राइविंग में हो क्या रहा है. तो सबसे पहले जो रैश ड्राइविंग में हो रहा है वो zigzag मैनर में पैक रोड के ऊपर जो हम चलते हैं, स्पीड लिमिट्स को वायलेट वो करते हैं और ट्रैफिक लाइट्स को वो फॉलो नहीं करते. ये आप कह सकते हैं वायलेशन हो रही है रैश ड्राइविंग के अंदर. तो डिस्पाइट सच स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग स्पीड, नन ऑफ दीज ड्राइवर्स seem to follow them. Okay, so इसमें you can also write seems to. Okay, so seem to follow them, कोई भी ड्राइवर उनको फॉलो नहीं कर रहा. तो दिस शोज दैट देयर इज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. अब मसला जो है वो हो क्यों रहा है, क्योंकि कवानीन को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा. So this is a menace to other road users, as the best drivers that drive at high speed might crash down whoever comes in their way. So actually what happens कि वो कर क्या रहे हैं कि उससे किसी को भी वो रोनते हुए चले जाते हैं, किसी को भी एक्सीडेंट्स का वो कॉज बनते हैं या कुछ भी वो आप करते हैं. तो फिर उसके बाद जो थर्ड आपने यहाँ पर आपने जो पैराग्राफ क्या करना है, बिल्ड करना है, उसमें आपने ये लिखना है कि उसमें आपने सोल्यूशन आप दे सकते हैं. सोल्यूशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो भी आप लेटर्स में हम लिख रहे होते हैं, क्योंकि मसले को बता देना दैट इज़ नॉट समथिंग के जो आप कहें कि आपने काम बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया, बल्कि उस मसले के अगर आप सोल्यूशन को भी बताएंगे सो दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट. आप सोल्यूशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस मसले के बारे में क्या किया जाए. So by addressing this issue, it is hoped that the public awareness towards the dangers, okay, so not dangerous, certainly dangers of reckless driving can be raised. It can also it is also the time for the traffic authority to take strong measures against the reckless
रेकलेस ड्राइवर्स। ओके, अब पहली आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, आपके ट्रैफिक जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो रेकलेस ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग है, उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए और लिविंग हैवी फाइन्स एंड फॉरफीटिंग ऑफ द लाइसेंस। ओके, उसके साथ दूसरा आप जो क्या कर रहे हैं उन पर जो है वो हैवी फाइन्स इम्पोज किए जाएं, और तीसरा आप क्या कह रहे हैं कि उनके जो लाइसेंसेज हैं उनको आप जब्त कर लें। ओके, इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग द ट्रैफिक रूल्स, तो इससे क्या हो सकता है, वो जो रेकलेस ड्राइविंग है, ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन है, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो बेसिकली इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले आपने उस मेन इशू को, मेन रीज़न को एक्सप्लेन करना है, फिर आप उस मेन रीज़न को आपने बताना है, फिर सेकंड पैराग्राफ उस मेन रीज़न को जिसमें काज एंड इफेक्ट्स आ जाएंगे उनको आपने एक्सप्लेन करना है, और फिर आप जो है वो थर्ड पे आएंगे, और थर्ड जो पैराग्राफ है वहाँ पर आपने सोल्यूशन या रिक्वेस्ट करनी है कुछ मसले को हल किया जाए जिसकी वजह से लोगों की लाइफ, इनोसेंट लोगों की लाइफ किस में है, मुश्किल में है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, सर्टनली यू कैन ऐड थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन और समथिंग लाइक दैट, आप वो लिख सकते हैं फोर्थ में। आप उसको इस ये जो आपके पास पैराग्राफ है उसके नीचे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। और नेक्स्ट आपने वही आपने आप कह सकते हैं फेयरवेल्स आप कहेंगे, सो आपने वहाँ पर डियर सर और मैडम आपने लिखा, या सर और मैडम लिखा तो ये सिंसियरली, और उसके बाद आप अपने सिग्नेचर लिखेंगे, और सिग्नेचर के बाद आप अपने नेम को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास एक फॉर्मेट आ गया है फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मल लेटर जब भी आप लिखेंगे तो इस तरह के फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक फॉर्मल लेटर को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स में हम आमतौर पे क्या करते हैं। लेकिन उसके साथ एक बात आपको बताता चलूँ, तो वो ये होता है कि जो एप्लीकेशन है आपकी वो भी एक लेटर की ही फॉर्म होती है। बेसिकली एप्लीकेशन जो है वो कह सकते हैं कि वो एक लेटर की ही काइंड है, एप्लीकेशन को लेटर से डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। उसमें आप जो लैंग्वेज है आपकी, एक तो ये एक एप्लीकेशन यूजुअली लेटर से क्या होती है, शॉर्टर होती है। इनकी डिफरेंसेस अगर आप देखें, अ बिट शॉर्टर देन द लेटर, उसमें आप बहुत टू द पॉइंट रह के बात कर रहे होते हैं, और उसमें जो वर्डिंग है ऑब्वियसली लेटर में भी एक फॉर्मल वर्डिंग होती है, और लेटर की एक काइंड है वो भी एप्लीकेशन है, और उसमें भी फॉर्मल वर्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पर वो रिक्वेस्ट के एलिमेंट्स और उसके साथ साथ जो है वो आप प्लीड कर रहे होते हैं अपने केस को, या अपनी अपनी पोजीशन आप बता रहे होते हैं कि आप किस हम्बल पोजीशन में हैं और आप किस तरह से उस मसले का सामना कर रहे हो। तो बेसिकली लेटर या एप्लीकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता कि जिसमें हम ये कहें कि ये अब ये एक लेटर ही है और इट कैन नॉट बी एप्लीकेशन। आप इसको इसी को ही आप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। लाइक यू आर राइटिंग टू एन अथॉरिटी, अब डीसी को लिख रहे हैं तो आप इसको एप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, कि जहाँ पर आपका जो वर्डिंग है वो कंपेरेटिवली जो फॉर्मल लेटर है उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर की ही काइंड है, और वो उसको भी आप इसी तरह से और इसी तरह के फॉर्मेट से ही आप क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। लेकिन पर्सनल लेटर में, क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, तो पर्सनल लेटर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ हो भी सकता है, और आपकी मर्जी आप ना भी करना चाहें। लाइक आप सेंडर का जो एड्रेस है वो अपना लिखना चाहें, या रिसीवर का एड्रेस अपना लिखना चाहें, तो आप वो उस पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिख भी सकते हैं। तो बेसिकली लेटर तो इसी तरह का फॉर्मेट को उसमें भी आप फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है उसकी हमने बात की कि वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप एग्जैक्ट टू द पॉइंट ही बात करें, आप इधर उधर की भी बातें कर सकते हैं, मौसम की बातें कर सकते हैं, जनरल जो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस हैं उनकी आप बातें भी कर सकते हैं। So this is all about formal letter. I hope you will get something out of it.